नमस्कार दोस्तों, अगर आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कुछ बना हुआ है तो वो है मुख्यमंत्री ममता दीदी के हाथों की ये हरे रंग की फाइल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी की छापेमारी जैसे ही शुरू हुई, पूरे देश के अंदर एक नए प्रकार का बवाल छिड़ चुका है कि ममता बनर्जी छापेमारी के बीच में जाकर कूद गई और ये हरे रंग की फाइल जो बाहर लेके आई है, आखिरकार इसके अंदर क्या है। क्योंकि ममता दीदी की बौखलाहट एकदम साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने पीएम मोदी के सामने ये तक बोला कि मोदी जी मैं आपसे माफी मांगती हूं, आप जरा अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करो, क्योंकि पहले इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को एसआईआर के नाम पर परेशान किया और अब ये मुझे परेशान कर रहे हैं और अगर जरूरत लगी तो मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी तक मिल चुकी है और उसके पीछे की वजह क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही ममता दीदी शायद देश की ऐसी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है जिनको एक मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि कहा गया कि तुम तो हिंदू ही नहीं हो, तुम्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है, क्यों आखिरकार बीजेपी टीएमसी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यवाही कर रहे हैं, ममता दीदी नए प्रकार के आरोप लगा रही हैं। उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या सच्चाई दिखाई दी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ममता दीदी ने बोला कि भाई साहब बहुत हो गया है तुम्हारा, मैं तुम्हारे खिलाफ यानी कि ईडी के खिलाफ जो है अब सड़क पर उतरकर नए प्रकार का मार्च निकालने वाली हूं। आप जरा याद कीजिए कि पिछले 6-8 महीनों में ममता दीदी की सरकार के पास में केवल एक ही काम बचा है, कुछ भी हो जाए सड़कों पर उतरो, मार्च निकालो। चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ बोर्ड का कानून जब आया था तब भी ममता दीदी सड़क पर उतर आई, मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी, और आज हुआ क्या, पश्चिम बंगाल के अंदर लागू हो गया। एसआईआर जब लाया गया था तब भी ये सड़कों पर उतरी, क्या हुआ, एसआईआर भी पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है। एनआरसी और सीएए के खिलाफ भी है ममता बनर्जी, तो ये भी आज नहीं तो कल लागू हो ही जाएगा। घुसपैठियों को भगाने के लिए नए प्रकार की कार्यवाही की जैसे ही सरकार ने घोषणा करी, ये सड़कों पर उतर आई। तो अभी ममता बनर्जी का काम केवल एक ही रह गया है कि कुछ भी हो जाओ सड़कों पर उतर जाओ, क्योंकि मैं अब ईडी से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी हूं, ये कथन है ममता दीदी के। अब इस पूरी स्टोरी को सुनिए कि हो क्या रहा है आखिरकार पश्चिम बंगाल के अंदर और आखिरकार ये ईडी वाले अचानक से क्यों वहां जा पहुंचे। क्या अगले अब इसी साल जो चुनाव होने हैं उस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं, या कोई पुख्ता सबूत भी है ईडी वालों के पास में। यहाँ पर आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे देश का एक राज्य जो कि है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का गढ़ी हम बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हम कोलकाता के अंदर चलेंगे तो यहीं पर 8 जनवरी के दिन यानी कि कल के दिन ईडी की छापेमारी शुरू हुई। जैसे ही ईडी ने छापेमारी शुरू करी और ये बात मुख्यमंत्री ममता दीदी को पता चला तो इनसे रहा नहीं गया। टिच 12 बजे जो है ये कहां पहुंच गई, जहां पे ईडी की छापेमारी चल रही थी उस बंगलों में जा पहुंची है। जबरदस्ती ईडी के कार्यवाही के अंदर रुकावट डाली और क्या किया, एक हरे रंग की फाइल को लेकर ये बाहर निकल के आई और वहां पर नए कारनामे कहना इन्होंने शुरू कर दिया। अब शुरू से इस कहानी को सुनिएगा, हो क्या रहा था। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है अनूप माझी, जो एक समय ममता दीदी का बड़ा करीबी हुआ करता था और टीएमसी का एक प्रकार से कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं जो हुआ करता था, और आज ये कहाँ है, जेल की सलाखों में है। अनूप माझी जो है इसने क्या किया था, 25 लाख टन कोयला जो है वो इलीगल रूप से उसकी माइनिंग कर दी, उसको खोद कर निकाला और सस्ते दामों पर उसको बेच दिया था। जबकि अगर हम उसकी हकीकत वैल्यू की बात करें तो वो था 10,000 करोड़ का, और इन भाई साहब ने 1100 करोड़ में ही उसको निकाल के बेचना शुरू कर दिया। जब ये बात जो है ईडी को पता चली तो इन्होंने छापेमारी करी, इसके यहाँ से करोड़ों रुपए जो हैं जब्त किए और जब्त करने के बाद भाई साहब को भी जब्त कर लिया गया 2024 के अंदर। जब इसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही शामिल हूं, इसके अलावा और कोई गुनहगार है ही नहीं, आपको जो सजा देनी है केवल मुझे ही दे दीजिए। अब जैसे इसको गिरफ्तार कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया, 2024 के अंदर फाइल पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। अब ईडी वालों के दिमाग में बैठे बैठे अचानक से एक नए प्रकार का ख्याल आता है।
इन्होंने सोचा कि कहीं फाइल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हम किसी सबूत को भूल तो नहीं रहे हैं। एक काम करते हैं, फाइल को रीओपन करते हैं और एक बार चेक करते हैं A to Z सारे के सारे पॉइंट को, कि अगर कोई क्लू मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इस षड्यंत्र के अंदर और कौन कौन शामिल हैं। जैसे ही पूरा बारीकी से चेकिंग शुरू हुई तो इसकी फाइल में यह पता चला कि इन भाई साहब ने करोड़ों रुपए जो है कहाँ ट्रांसफर किए थे, आईपैक को ट्रांसफर किए थे और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल के आईटी सेल डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर कर रखे थे। बस वहीं से एक नए प्रकार का क्लू पकड़ में आया और आईटी सेल प्रमुख के घर पे छापेमारी डालने के लिए कौन पहुंच गया? ईडी वाले पहुंच गए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल डिपार्टमेंट का प्रमुख, जिसका नाम है प्रतीक जैन। ये आप जानते होंगे मुख्यमंत्री ममता दीदी का भतीजा है, और इन्हें कौन नहीं जानता होगा, इन्हें तो आप जानती हैं। अब इसके घर पे जैसे ही छापेमारी करने के लिए ईडी पहुंचती हैं तो ममता दीदी घबरा जाती हैं और ममता दीदी दौड़ के क्या करती हैं, वहां जाकर इस फाइल को बाहर निकाल के लेके आ जाती है। जब ईडी वालों ने इसे रोकने की कोशिश करी तो कहा कि आप लोग जो यहाँ पर कर रहे हो ना, वो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित करने वाला एक कारनामा है और मुझे पता है आप लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। ये फाइल में और कोई सबूत नहीं है, बल्कि हमारे चुनाव की पूरी प्लानिंग है जो कि हम बैठकर यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे, और आप इसी फाइल को यहाँ पर चुराने के लिए आए हैं जिसे हम आपको नहीं देने वाले। वो फाइल तो थी ही थी, इसके साथ साथ ये फाइल भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, जिसे लेकर ममता दीदी ने कहा कि हमारी और भी फाइल हैं जिसे आप लोगों ने चुराने की कोशिश करी है, और इसे चुराने का काम और कोई नहीं बल्कि कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं कौन? गृह मंत्री जी कर रहे हैं। इसीलिए गुस्से में आकर मुख्यमंत्री ममता दीदी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे डाला कि पीएम मोदी जी मुझे माफ कीजिए और जरा अपने गृह मंत्री पर थोड़ी सी लगाम लगाइए, उन्हें कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वो बुरी तरीके से बेलगाम होते जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एसआईआर के नाम पर आपने लोगों को बुरी तरीके से परेशान किया, बुजुर्ग लोगों तक को दौड़ा दिया, और यहाँ तक कि जो लोग वाकई में वैध थे, वोट डाल सकते थे, उनके नाम तक आपने कटवा दिए हैं। इलीगल रूप से आप जो हैं पूरी तरीके से एसआईआर को कर रहे हैं, और अब जो है आप मुझे परेशान करने के लिए, और मैं किस प्रकार से राजनीति की प्लानिंग कर रही हूँ, आने वाले चुनाव में हम किस प्रकार से उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले हैं, क्या क्या हमारी प्लानिंग है, उन्हें जानने के लिए आपने ईडी की छापेमारी तक करवाई है। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो मुझे आपके लिए कहां जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है मुख्यमंत्री ममता दीदी की तरफ से दिया गया। अब जैसे ही ममता दीदी ने स्टेटमेंट दिया है तो ईडी कहां चुप रह सकता था? ईडी ने बोला कि पहली बात तो पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से एकमात्र मुख्यमंत्री है ममता दीदी, जो कि ईडी की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए जबरन अंदर घुस आई। अंदर तो घुसी ही घुसी, पर इसके साथ साथ वो वहां से फाइलें तक उठा के लेके गई हैं, और इसके लिए हम कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे। दूसरी बात, ईडी ने कहा कि ना तो हमें किसी प्रकार के कोर्ट ने भेजा, और माफ कीजिएगा, ना तो हमें किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी ने भेजा, ना किसी गृह मंत्री ने हमें भेजा है। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो केवल और केवल सबूतों के आधार पर और पूरी परमिशन के आधार पर, क्योंकि ईडी के पास में जब पूरे सबूत होंगे तो वो क्या कर सकती हैं? छापेमारी कर सकती हैं और जरूरत लगने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो ईडी यहाँ पर आई है तो ईडी ने कहा कि हमने केवल पश्चिम बंगाल की एक जगह छापेमारी नहीं करी है, बल्कि पश्चिम बंगाल में एक साथ 6 जगह छापेमारी चल रही है, और साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 4 जगह यहाँ पर छापेमारी चल रही हैं, और हम बिना किसी सबूत के यहाँ पर नहीं घुसते हैं। हमारे पास में सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। इन्होंने क्लियर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, और पुराने केस को जब हमने रीओपन किया तो उसमें भी हमारे पास में कई प्रकार के सबूत हाथ लगे हैं, और उसी सबूत के आधार पर हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग करके ही जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि वो जो अनूप माझी था, उसने जो कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया था, अमाउंट जो ट्रांजैक्शन किया था, वो गया था एक तो पश्चिम बंगाल की आईटी सेल को, और दूसरा गया था आईपैक को। अब ये आईपैक क्या होता है, जरा इसके बारे में सुनिए। आईपैक की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी होती है ये। अगर मैं आपको इसे आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ग्रुप, जैसे मैं हूं, मुझे किसी चुनाव में लड़ना है, चुनाव में अगर मैं उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रही हूं, पर मुझे ये बात पता नहीं है कि कैसे चुनाव में भाषण दिए जाते हैं, मुझे कहां कहां रैली करना है, किस प्रकार के मेरे चुनावी भाषण रहने चाहिए, कैसे मुझे नारेबाजी करना है, तो ये क्या है? एक टाइप का प्लानर है आईपैक।
जो कि आपको पूरी प्लानिंग रेडी करके देगा कि ये आपका राजनीतिक दल है, आपको कैसे कैसे भाषण देने हैं, कैसे कैंपेनिंग करनी है, और इस प्रकार की प्लानिंग पूरी बना के देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव में बहुत प्रकार के नारेबाजी होती है, तो वो नारेबाजी कोई एक इंसान नहीं लिखता है, ये पूरी कमेटी बना कर देती है। और ये कमेटी पिछले 7 साल से पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रही है ममता दीदी के लिए। ये केवल ममता दीदी के लिए काम नहीं करती हैं, बल्कि 12 राज्य के अंदर 12 साल से, माफ कीजिएगा, 12 साल में 6 राज्यों के अंदर 5 पार्टी के लिए रणनीति बना चुकी हैं, जिसमें से दिल्ली की आम आदमी पार्टी, पंजाब की आम आदमी पार्टी, इसके साथ ही पंजाब की कांग्रेस के लिए भी, यूपी में कांग्रेस के लिए भी, बिहार में जेडीयू के लिए, और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी। तो आप समझ चुके होंगे, ये कुल मिलाकर पूरी रणनीति रेडी करती हैं कि चुनाव आ रहे हैं, आपको किस प्रकार से सतर्क रहना है, क्या क्या आपके भाषण होंगे, क्या क्या आपको मुद्दों पर चर्चा करनी है, सब कुछ इसके अंदर जो है बताया जाता है, यह पूरी तरीके से रेडी करता है। अब जैसे ही उधर ईडी की छापेमारी चल रही थी, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से और टीएमसी के 8 सांसदों से ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही थी, और वो इतना ज्यादा परेशान हो गए कि वो पश्चिम बंगाल छोड़कर कहाँ जा पहुंचे, दिल्ली के अंदर जा पहुंचे। और दिल्ली में कहाँ गए, अमित शाह के घर के बाहर चले गए, और अमित शाह के घर के बाहर जाके नारेबाजी कर रहे हैं, बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालों को खारिज हम करते हैं, इस प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर की गई थी। और लगातार जो है ये अमित शाह के घर के बाहर भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ये जानकारी पुलिस वालों को पता चली, तो पुलिस वालों ने उन्हें पहले तो वहां से जबरन हटाने की कोशिश करी, और जब वो जबरन नहीं हट रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज तक कर दी गई, जिसको लेकर भी ममता दीदी बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि आपने टीएमसी के एमपी के ऊपर जो है लाठीचार्ज करने की कोशिश करी है, उन्हें हटाने की कोशिश करी है, और उन्हें हम जो है अब हिरासत से भी छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। आप देखिए अब टीएमसी किस प्रकार के कारनामे कर रही है। वो चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए, अब जरा सुनिए ममता बनर्जी आगे क्या बोलती है। ममता बनर्जी ने बोला है कि शकुनी का चेला आया है। कहाँ आया है भाई, पश्चिम बंगाल के अंदर आया है। इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए हैं, और जैसे ही इन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए, किसके लिए, अमित शाह के लिए। अमित शाह को क्या कहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, ये शकुनी का चेला है, और अब ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे यहाँ से सारे सबूत लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे पता है ये सीधे तरीके से हमसे चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए पहले से ही इसने चुनाव के अंदर हेरा फेरी करना शुरू कर दिया। इसने ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी इनके साथ में मिले हुए हैं, और मैं चुनाव आयोग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली हूँ। और इधर अमित शाह बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप जरा बताओ कि आपके राज्य में आपने कितने घुसपैठिए पहले से ही घुसा के रखे थे, हम उन्हें ही बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं, और आप केंद्र सरकार की यहाँ पर मदद कर सकते हैं। हम 7 बार आपको कह चुके हैं। अमित शाह ने अपने एक भाषण के दौरान कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को 7 बार कहा है कि थोड़ी सी जमीन ऐसी बची हुई है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर, जहां पर आज भी फेंसिंग नहीं है, और वो जमीन आती है थोड़ी सी पानी वाली, थोड़ी सी पहाड़ी इलाका और थोड़ा सा गांव का इलाका। अगर आप इन इलाके में हेल्प करेगी और यहाँ पर फेंसिंग लगवाने में अगर थोड़ी बहुत भी मदद कर देती हैं, तो यहाँ से हम घुसपैठियों को रोक सकते हैं। तो आप उसमें मदद क्यों नहीं कर रही हैं, जब हम आपको 7 बार बोल चुके हैं। इसी बात पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती हैं, मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल से घुसपैठी आते हैं, तो पहलगांव जो हमला हुआ था वो तो पश्चिम बंगाल से नहीं हुआ ना, वो क्या आपने करवाया था। इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है। आगे देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, क्योंकि अगर मैं सीधे तरीके से फोटो लेकर आपको यहाँ पर समझाती तो शायद आपको वो थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता था कि नहीं मैंने कुछ मन से बोला होगा। यहाँ बाकायदा देख सकते हैं ये स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री ममता दीदी के। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने के लिए आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि दुशासन और दुर्योधन इसमें किसे कहा गया है। साथ ही आगे कहा है कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो हम पेट्रापोल और अडाल में जमीन किसने दी, इस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं। आगे बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं, अगर ऐसा है तो पहलगांव हमला आपने करवाया था। दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके पीछे कौन था। बीजेपी केवल एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है और जिंदा वोटर्स को मृतक बता रही है और जो वैध वोटर्स हैं उनके नाम भी काट रही हैं।
इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। साथ ही इन्होंने कहा है कि SIR जो चल रहा है वो केवल भाजपा के मोबाइल ऐप से हो रहा है, क्योंकि जो भाजपा के कार्यकर्ता चाहते हैं वही कुछ इन दिनों पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है और चुनाव आयोग भी इनके साथ में पूरी तरीके से मिला हुआ है। स्टेटमेंट सुनिए आप जरा। SIR के लिए चुनाव आयोग भाजपा के IT सेल के बनाए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है, ये सब नहीं चल सकता। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ED की छापेमारी चल रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो अभी तक पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार रही है वो एक प्रकार से गुंडई की सरकार रही है, और अब कहीं ना कहीं डर लगना स्वाभाविक होने ही वाला है, क्योंकि ये चुनाव शायद बीजेपी के लिए और TMC के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा रखने वाला है। एक बड़े लेवल का चुनाव हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की कितनी सीट्स आती हैं, और ये भी देखने वाली बात होगी कि ममता दीदी अपने ही गढ़ में चुनाव जीतती हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। आगे आप जरा देखिए, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं इन्हें भी बम से ब्लास्ट करने की धमकी मिली है, और ये धमकी आती है ईमेल के जरिए। धमकी आने के साथ साथ वहां पर मोबाइल नंबर भी लिखे होते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर भी मैं छोड़ रहा हूं और तुम्हें मैं धमकी दे रहा हूं। अब यहाँ पर धमकी में हम सीधे तरीके से ये नहीं बोल सकते हैं कि धमकी किसी बीजेपी ने दी है, धमकी किसी TMC ने दी है, या फिर किसी और व्यक्ति की तरफ से धमकी दी गई है। अब कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनको कहना है कि शुरुआत से ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री की आपस में नहीं बनी है। मनरेगा को लेकर जब स्टेटमेंट दिया गया था तो उस समय राज्यपाल से कहा सुनी हो गई थी मुख्यमंत्री ममता दीदी की, है ना। वक्फ बोर्ड को लेकर भी कहा सुनी हो गई थी, अभी चुनाव आयोग को लेकर भी कहा सुनी हो गई थी, और साथ ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आप पहली मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो राजनीतिक काम के जरिए जो है ये बताना चाह रही हैं कि हम सरकारी काम के अंदर दखल अंदाज कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीति के शरीर पर 2 कैंसर हैं, हिंसा और भ्रष्टाचार। अगर राज्य को स्वर्णिम पहचान चाहिए तो पहले इन मुद्दों पर सख्त और सक्रिय कार्रवाई करनी होगी। शायद ऐसे स्टेटमेंट की वजह से इन्हें मारने की धमकी मिली है। हालांकि जिस तरफ से ईमेल आया था, जो मोबाइल नंबर छोड़े गए थे, उसके जरिए उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसकी पूछताछ अभी बाकी है कि भाई साहब जो है तुम ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो, वो भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को। आगे अमित शाह की तरफ से कहा गया कि बंगाल की जनता आंख बंद करके नहीं बैठी है, महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि शाम 7 बजे के बाद महिलाएं घर हॉस्टल से ना निकले। हम कौन से समय में जी रहे हैं, और अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो पश्चिम बंगाल आने वाला बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। यानी कि आज अगर कोई पश्चिम बंगाल का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे जरूर से आप इस बात को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जब आप घूमते हो तो क्या आपको कोई फर्क नजर आता है? आप पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले में चले जाओ, आपको ऐसा फील आएगा कि आप भारत के किसी राज्य में नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर घूम रहे हो। और ऐसी ही स्थिति है यहाँ पर। इसी वजह से गृह मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया होगा कि महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल है, शाम को 7 बजे के बाद उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। कहा जाता है डर का माहौल है, और हम आज कौन सी सदी में जी रहे हैं भाई? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या ही जी रहे हैं, मतलब वो भी सोचने वाली बात यहाँ पर है कि नहीं, आप जरा सोचिए। साथ ही जो मैंने शुरुआती तौर पर आपको कहा था कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, एक मंदिर जिसे आप अच्छे से जानते होंगे, ये है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक बार पहले भी हमारे देश की PM इंदिरा गांधी जी को जाने से रोक दिया गया था, और अब जो है इन्हें रोका गया है मुख्यमंत्री ममता दीदी को। ये कहकर रोका गया था कि आप हिंदू नहीं हैं, गैर हिंदू है, इसलिए आपका यहाँ पर आना वर्जित है, हम आपको यहाँ पर नहीं आने दे सकते। तो इन्होंने रोककर सही किया है या गलत किया है, आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी ममता दीदी के जो स्टेटमेंट हैं उन विचारों से आपको क्या लग रहा है? CM को लेकर स्टेटमेंट को सोचकर क्या लगता है? राज्यपाल के स्टेटमेंट को लेकर क्या लगता है? जो भी आप सोचते हैं, और ये ED की कार्रवाई वाकई में हो रही है, करवाई जा रही है, जो भी आप सोचते हैं अपनी राय को जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मैंने पिन कर रखा है, सबसे पहला एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।